मैं रोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीएल 2025 के प्री टूर्नामेंट पॉडकास्ट में। वी आर वेरी प्रिविलेज टू हैव अ स्पेशल गेस्ट हियर मिस्टर अमित म्हात्रे, जो रीजेंसी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन हैं। अमित दादा वेलकम। हाँ, थैंक यू। अमित दादा, आपको सालों से लोग जानते हैं एज अ यूथ आइकॉन पहले, फिर उसके बाद एक पब्लिक फिगर, प्रेसिडेंट और या चेयरमैन बोलो सोसाइटी के। थोड़ा सा आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, वो बहुत कम लोग जानते हैं आपके बारे में। बेसिकली प्रोफेशनली तो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ। काफ़ी यंग एज में बिज़नेस में आना चाहता था, अपॉर्चुनिटी दी पेरेंट्स ने और काफ़ी यंग एज में मैं बिज़नेस चालू कर दिया कंस्ट्रक्शन लाइन में। फिर मीनवाइल सोशल एक्टिविटी मेरे डेवलप होती गई, तो सोचा कि सोशली भी थोड़ा ग्रो होना ज़रूरी है एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो पॉलिटिकली थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहता है मेरा। तो अदर देन कंस्ट्रक्शन मेरा लैंड डेवलपिंग का प्रॉपर बेसिकली बिजनेस है। सो आई एम इनटू बेसिकली वो फील्ड से आता हूँ मैं। तो एक साथ जब आपके 3 पैरेलल वर्टिकल्स चल रहे हैं, तो उसमें से कौन सा एक वर्टिकल है जो आपको ऐसे बहुत क्लोज है आपके, भी पॉलिटिकल या कंस्ट्रक्शन या लैंड बिजनेस, कौन सा आपका? ये तीनों मेरे क्लोज नहीं है। अगर मुझे पूछा जाए क्लोज क्या है, तो मेरे क्लोज स्पोर्ट्स आता है ऑलवेज। देखा रहेगा पैशन कैसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो बचपन से ही था। घर से भी प्रमोट करते गए, इंस्पायर करते रहे दोस्तों के साथ। तो बेसिकली मैं प्रिफर स्पोर्ट्स को करूँगा। अनफॉर्चुनेटली कभी उसमें चांस नहीं मिला डेवलप होना या ग्रो होना, बट स्टिल ये तो खाने पीने के लिए, पर खुद के लिए अगर चाहिए रहेगा तो डेफिनेटली आई विल गो विथ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आपका एक पसंदीदा फील्ड थी हमेशा से। तो रीजेंसी स्टेट जैसी जब सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स इतना सीरियसली लेते हैं लोग कि हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है नया, इस सोसाइटी का चेयरमैन होना अपने आप में एक चैलेंज है। पर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से अगर मैं सिर्फ रिलेट करूँ इसको, तो आप कैसे देखते हैं रीजेंसी स्टेट को, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ दिस सोसाइटी? रीजेंसी में आना बोला तो स्पोर्ट्स ही एक देखा जाए तो एक बेस था कि रीजेंसी में क्यों आना है, या हमारे रीजेंसी में लोग क्यों आना प्रेफर करते हैं। इवन दो वी आर लाइक 16 ईयर ओल्ड प्रीमाइस, स्टिल लोग प्रिफर करते हैं कि रीजेंसी एक कल्चरल हब बन चुका है लोगों के लिए। एंड आई एम वेरी प्राउड एंड एक अलग फीलिंग आती है कि इसको रिप्रेजेंट करना, बिकॉज ये थाना डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक टॉप 5 रैंकिंग में इतनी बड़ी सोसाइटी आती है, एंड वी आर वन ऑफ दैट सोसाइटी। और इतना इंटेक रहना ये क्यों होता है, तो बेसिकली स्पोर्ट्स को लेके होता है। देखा रहेगा सोसाइटी काफ़ी यहाँ पे ग्रुप से जो स्पोर्ट्स लाते हैं, अलग अलग दिमाग लगाते हैं कैसे उसको और डेवलप करें, एंटरटेन करें, एक्साइटमेंट रखें। एंड मेंबर्स तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। एंड स्पेशली मुझे तो आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा कि आप जैसे लोग, यानी एक यूथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इतना प्रोफेशनली आज इन्वॉल्व हो रहे हो। तो आई थिंक जो हम लोग ने यानी हमारे टीम ने जो कोशिश की थी प्रतिष्ठान ने, तो आज उठ के हम लोग को दिख रहा है कि यस, हम लोग ने तभी कुछ प्लान किया था, एंड आपको अभी एक बड़े फिगर में हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली आपने जो पॉइंट बोला, मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि आप लोग जो करते थे, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप कमेटी में हैं, पर आप क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी थे। तो आप लोगों ने जो आरपीपीएल किया था वो एक बेंचमार्क था, वो एक हम लोगों के लिए विजन बन गया था कि हम अगर कभी करेंगे तो ऐसा कुछ करना है। तो बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चालू किया था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक क्वेश्चन आपसे एक और है, थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ क्रिकेट से, कि जब आपके पास कोई आता है सपोर्ट के लिए कि मैं लेटर दे रहा हूँ कमेटी को कि मैं ये स्पोर्ट्स इवेंट करना चाहता हूँ, मैंने पर्सनली कभी ना नहीं सुना कमेटी से, मैं आपके पास ही आता हूँ। तो कभी आपको ऐसा लगा कि इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि रीजेंसी में सिर्फ स्पोर्ट्स होने लगे, या आपका ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स है इसी वजह से हमारी एक फैमिली बन के रही है? तो बेसिकली हमारा आरपीपीएल का टारगेट वही था कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। आज एनसीएल ने जो कोशिश की है कि कुछ अलग प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं, ये हम लोग ने तभी सोचा था। एंड काफ़ी हद तक हम लोग सक्सेसफुल भी रहे। अनफॉर्चुनेटली कुछ बातों की वजह से हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि एक हमारा एज
ऊपर आ चुके हैं कि अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास, टारगेट्स अलग होते हैं, कमिटमेंट्स अलग होते हैं। बट अगर एनसीएल या तुम लोग जैसे जनरेशन इसको लेके आना चाहते हो तो वी आर वेरी मच हैप्पी टू सपोर्ट यू, और शायद हम लोग इसको हर बार प्रमोट करते हैं। कमिंग बैक टू योर मेन पॉइंट, इसकी स्पोर्ट्स कितना आना चाहिए, तो शायद अभी थोड़ा सा सैचुरेशन उसमें आना चालू दिख रहा है मुझे, क्योंकि बैक टू बैक इवेंट्स होना रेदर देन, भले वो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बट स्टिल ऐसा है कि वो क्रिकेट ही है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा या फिर मैं प्रपोज भी करूँगा कि कुछ ऐसा करो कि जिसमें 2-3 एक्टिविटीज़ हो जाए स्पोर्ट्स को लेके, जनरेशन डेवलप हो जाए, एंड डेफिनेटली एक नया कंसेप्ट आता है। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि नया कंसेप्ट कुछ आना चाहिए यार, एंड आई होपफुली आप वो लेके ही चलोगे। एंड मेरी तरफ से तो 100% सपोर्ट रहेगा। बिंग मैनेजिंग कमेटी का जो रोल प्ले होना चाहिए कि आपको कितना सपोर्ट होना चाहिए, क्या सपोर्ट होना चाहिए, वो तो मेरे ख्याल से हमेशा रहेगा। मेन बात तो आती है हमारी हर बार पैसे कहाँ से लाएं, क्योंकि ये सब करने के लिए वी नीड फंड्स, एंड बीइंग आरपीपीएल कमिटी वी आर क्वाइट श्योर रहते थे कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। हम लोग जेब से पैसा डालते थे, हम लोग का काफ़ी सारे किस्से होते थे कि आज ये साल का इवेंट हम लोग प्रॉफिट में करेंगे, पर एट एंड ऑफ द टूर्नामेंट हम लोग हर बार लॉस में जाके जेब से हम लोग करते थे। बट इसका यानी कहना क्या चाहता हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, डिसीजन स्ट्रांग होने ज़रूरी है। हम लोग जो सोचते हैं एज ए ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, जो भी होना है वो आपका एक रूम में होना चाहिए। एट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन यू शुड बी क्लियर, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट विथ ईच अदर। उससे क्या होता है, बेसिकली आपके जो डिस्कशंस या डिसीजंस बाहर जाते हैं वो एक स्ट्रांगली जाते हैं, इसीलिए आपको ओवर रूल कोई नहीं कर पाता है। सो बेसिकली डोनेशंस जो है वो टफ जॉब होता है, एंड इफ नॉट डोनेशन देन वी हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस, एंड यू शुड बी स्ट्रांग इनफ फॉर दैट। ओके, ये तो अभी आपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया एक अपर लेवल से, जहाँ पर आप अभी बैठे हैं एज ए चेयरमैन। अब थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आते हैं, जहाँ आप एज अ प्लेयर रहते हैं हमेशा प्रेजेंट। तो जब आपने अभी इतने सारे फॉर्मेट खेले, खुद ने एक फॉर्मेट बनाया और इतने सालों से खेल रहे हो, एनसीएल फॉर्मेट को आप कैसे देखते हो एज अ प्लेयर? आपको क्या लगता है इस फॉर्मेट को देख के? आई थिंक एनसीएल के मैं पहले स्पीच में बोल चुका था फर्स्ट ईयर के कि नाइट क्रिकेट लाना, नाइट क्रिकेट सबसे टफ होता है बेसिकली, और वो रिस्क तुम लोगों ने ली तो डेफिनेटली अप्रिशिएबल तो हर बात होती है, क्योंकि कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना इटसेल्फ इट्स अ बिग टास्क। तो एनसीएल एक अलग कुछ स्पाइस लाया आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उसको एंजॉय किया। एट एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, और इट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट एनसीएल का स्पेशलिटी जो लास्ट ईयर आप लोगों ने डेवलप किया वो बहुत अप्रिशिएबल था, कि जो पूरे सर्कल को आपने जाली लगाया, मीन्स नेट कवर करके, और नाइट में टूर्नामेंट्स खेलना, सोसाइटी को, मेंबर्स को, एवरीवन को सेटिस्फाइड रखना, इंश्योर करना कि हम लोग से तकलीफ नहीं होगा किसी को। सो दैट्स यानी एक बहुत बड़ा एफर्ट्स होता है, एंड एक स्पाइस है डेफिनेटली। एनसीएल एक स्पाइस है। आई थिंक लास्ट ईयर मैंने सजेशन दिया, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने सजेशन दिया था कि पैटर्न चेंज करो टीम्स को मिक्स करके। पता है कि मैं हर बार ये बोलता हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन को पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सबके अपने अपने फंडे होते हैं। तो स्टिल विद ड्यू रिस्पेक्ट आप लोगों ने वो सोचा, एटलीस्ट वो लेडीज़ टीम में लाने की कोशिश की, देन अपने बच्चे लोगों में लाया, तो एटलीस्ट एफर्ट्स किया। और मेरे ख्याल से आपने अगर लास्ट ईयर देखा रहेगा तो एक न्यू चैंपियन लेडीज़ टीम आ गई थी, जो एक दूसरे को पहचानती नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन उनको एक ग्रुप में आना पड़ा, और जो भी ग्रजेस रहेंगे उनको बाजू में रख के उनके साथ खेल के वो कप लिफ्ट करके गए। सो बहुत अच्छा एफर्ट्स था। अगेन ऑर्गेनाइजेशन और एनसीएल टीम
इतनी खुद से सेल्फ डिसिप्लिन है कि ये जनरेशन होने के बावजूद, बट ऑब्वियस वॉरियर्स एंड हरिकेन्स नाम के हिसाब से ही होता है, बहुत एग्रेशन है, बट कंपेयरिंग एनसीएल ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम डाउन होते हो तुम सब लोग, सो दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। एंड इसीलिए हम लोग को आपको सपोर्ट करना या आपके लिए आगे आना हर बार अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच दादा, आप ये सब बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने दोनों साइड का पहलू देखा है, ऑर्गेनाइजिंग भी और प्लेयर भी। तो अगर आपके थ्रू ये आता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हम सही कर रहे हैं, तब वो हो रहा है। अब हमने एनसीएल की बात कर ली, अब मैं कुछ आपसे एज ए चेयरमैन बात करना चाहूँगा। ये सेकेंड टर्म है इस कमेटी का, आपके विजन क्या है रीजेंसी सोसाइटी को लेके, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड स्पोर्ट्स को नहीं, ओवरऑल, कि अगले 4 साल में हमको ये करना है? अभी वैसे तो 1.5 साल हो चुका है, शायद मेरा टर्म आ चुका है कि मुझे बैटन पास ऑन करना है, क्योंकि हमारा जो कमिटी है वो बिलीव करता है क्रिएटिंग लीडर्स। हम लोग कभी ऐसे सैचुरेशंस में नहीं आते हैं कि चलो एक को अगर वो चेयर संभाल लिया तो उसको कंटिन्यू करना है। तो बेसिकली आई ऑलवेज कीप प्राउड ऑफ माय टीम कि हम लोग कुछ नया सोचते हैं, और इतने एक उम्र के बाद हम लोग का जो थिंकिंग प्रोसीजर स्टॉप होता है, शायद हम लोग ने वो रेस्ट्रिक्शंस लाए नहीं है हमारे में। तो बीइंग सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं तो हर बार सोचूं कि अभी एक्चुअली ये पार्ट नहीं है, बट स्टिल कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को प्रोसीजर में आ चुके हैं। आई थिंक मैंने 26 जैन को मैंने अनाउंसमेंट किया था, एंड 15 अगस्त का वो अनाउंसमेंट, जब ये मैं स्टेज पे शायद रहूँगा एज ए चेयरमैन, तो उसका अनाउंसमेंट भी मुझे करने को मिलेगा। मेजर रिपेयर मेंटेनेंस जो अपने को करना है बिल्डिंग का, वो एक बेसिकली बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। बीइंग 1092 फ्लैट एट वन शेड, अगर इसको हैंडल करना है तो बहुत सारे ओपिनियंस, व्यूज़, क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, तो वो टैकल करना होता है। स्ट्रे डॉग्स का हमारा बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या नहीं कर सकते हैं, तो अगेन चैलेंज है, बट यस हम लोग उसको पॉजिटिवली काफ़ी लेके जा रहे हैं। फायर फाइटिंग का भी देखा रहेगा, आज ही अपना फायर फाइटिंग का डेमोस चालू कर दिया है, क्योंकि हम लोग रोज़ देखते हैं कि हम लोग काफ़ी सारे वेल इक्विप्ड सोसाइटीज़ में भी इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सोचा कि हम लोग बेसिक जो होना चाहिए हमारे लिविंग के लिए, इजी लिविंग, इजी एक्सेस, इजी मिलना, क्योंकि अगर मुझे पूछा जाए कि रीजेंसी क्या है, तो मेरे लिए रीजेंसी सोसाइटी एक बिल्डिंग वाली चॉल है। शायद तुम लोगों ने चॉल देखा नहीं रहेगा, हमारा मैं चॉल में नहीं रहता था, पर हमारे चॉल वाले बिल्डिंग थे, तो वहाँ पे ऐसा था कि जो मेरे घर में बनता है वो बाजू वाले को पता रहता है क्या बन रहा है, इतना हमारे इसमें ओपन एक्सेस हुआ करता था। तो रीजेंसी एक ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ पे हम 1092 फ्लैट्स को एक दूसरे को शक्ल से जानते हैं, नाम से पहचानते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो एक दूसरे के लिए भाग दौड़ के आते हैं। तो कोशिश रहेगी हमारी कि ये सब बातें हम लोग डेवलप करें, जो पीस हार्मनी हमारे 1092 फ्लैट्स में 24 बिल्डिंग्स में है वो मेंटेन रहे। अभी आजू बाजू में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, काफ़ी सारे पॉपुलेशन बढ़ चुके हैं, तो सिक्योरिटी को लेके एक हमारा टास्क है, और स्पेशली मेन यंग जनरेशन्स के लिए जो हम लोग अभी देख रहे हैं एडिक्शंस का, डिप्रेशन में जाना, तो अपने में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अनफॉर्चुनेटली जिनको छोटे से बड़े होते देखे, और उनके लिए वी आर लाइक हेल्पलेस एज मैनेजिंग कमेटी। तो हम लोग कोशिश करें कि कुछ ऐसे ड्राइव्स करें कि जिससे ये बच्चों को हम लोग पूरे यानी वो जोन में लाके अपने जैसे बना पाए। यहीं पर सोसाइटी में करने का सोच? यस डेफिनेटली, स्टार्ट तो हमारे घर से होते, तो कोशिश रहेगी पहले हमारे बच्चों को सुधारे, या वो चैनल से हम लोग बाहर लाए, देन आजू बाजू में करने की कोशिश करेंगे। देन वी हैव टारगेट्स ऑफ ग्रीन रीजेंसी एंड क्लीन रीजेंसी, वो हम लोग ने ऑलरेडी चालू कर दिया है। और एक नया कंसेप्ट कुछ लाने की सोच रहे कि जैसे हमारे जो साइकिल्स है, हम लोग एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के लिए बेसिकली साइकिल्स लेते हैं एंड देन आफ्टर सम मंथ्स वी जस्ट ड्रॉप दैट साइकिल्स इन स्टेयरकेस और हम लोग यहाँ पे अपना डक्ट एरिया में रख देते हैं, पार्किंग्स में रखते हैं और उसका डंपिंग होता है. तो एटलीस्ट वी कैन यूज दैट साइकिल्स, वी कैन रीयूज दैट साइकिल्स फॉर लाइक मेड्स, सर्वेंट्स, अपने जो सिक्योरिटीज़ है या नियर बाय अपना जो स्लम एरिया है उनको दे सकते हैं. तो इसकी बात भी छिड़ चुकी है हमारे बीच में. वी आर टारगेटिंग लेडीज़ ग्रुप फ्रॉम रीजेंसी एंड सम यंग जनरेशंस कि इसको खुद से बनाए, खुद से आइडेंटिफाई करे और वो खुद इनिशिएट करके इसको आगे लेके जाए. वी हैव मेनी मोर थिंग्स टू डू. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. आजू बाजू जो इंफ्रा डेवलप हो रहा है और जो कंपटीशन आ रहा है यहाँ पर, जैसे रीजेंसी अनंतम हो गया या और भी कॉम्प्लेक्स हो गए, कहीं आपको लगता है कि रीजेंसी एस्टेट का वो प्रेस्टीज या वो लेवल नीचे आएगा उस वजह से? आपको लगता है ऐसा? काफ़ी टफ है ये, बट स्टिल रीजेंसी जो एलिट ग्रुप डोंबिवली सिटी में है वो ऑलरेडी रीजेंसी में शिफ्टेड है. सो इफ़ वी थिंक कि यहाँ पे कौन रह रहा है और बड़े इंफ्रा में कौन रह रहा है, तो अगर वैल्यूएशन निकालेंगे तो रीजेंसी एस्टेट कभी भी टॉप में रहेंगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टॉप क्लास के लोग रहते हैं. वी हैव होटेलियर्स, वी हैव इंडस्ट्रियलिस्ट, फिर प्रोफेशनल डॉक्टर्स, काफ़ी सारे बड़े बड़े कंसल्टेंसी वाले यहाँ पे रहते हैं. इम्पैक्ट तो होगा क्योंकि लोगों को नए एम्यूनिटीज़ में जाना प्रेफर करते हैं. स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं कि रीजेंसी को ही अपर एम्यूनिटीज़ में कैसे हम लोग शिफ्ट करें, स्विच करें. तो देखते हैं, बट स्टिल इफ़ यू आर परचेसिंग या फ्लैट अराउंड 1.25 crore, सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. तो बड़े लोग ही आते रहेंगे. नहीं, तो वही आप जो कह रहे हैं कि ये टफ जॉब होगा, पर तो इसीलिए आपको शायद सबने क्या बोलते हैं वो सिलेक्ट करके लाया कि टफ जॉब आप लोग ही कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं ना कि आजू बाजू की एम्यूनिटीज़ जो है वो शायद कहीं ना कहीं कम पड़ रही है जो रीजेंसी में हमको मिल रही है. एक मेंटल पीस जैसे आपने बोला, एक हारमनी जो आपने बोला, एक दूसरे को जानते, नीचे उतरो तो कोई चेहरा ऐसा नहीं है कि जो दूसरे को जानता नहीं है, एक माइंड फ्रेश हो जाता है. तो ये सब मेंटेन करना और इसको इम्प्रूव करना इटसेल्फ इज़ अ बिग टास्क, जो मेरे ख्याल से कमेटी बहुत अच्छा कर रही है. और जो आपने विजन बताया अगले 4 साल में, वो सोचना ही अपने आप में 4 साल निकल जाते हैं, बट आप लोग टास्क रख रहे हो उसको 4 साल करने का, तो आई गेस मेंबर्स को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए. लास्ट जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है एनसीएल के बारे में? एनसीएल के बारे में तो मैं बोल चुका हूँ कि एक स्पाइस है इसमें, बहुत मज़ा आता है. राउंड क्रिकेट होता है, इस बार राउंड क्रिकेट रखा था, टर्फ से चालू किया था, जर्सीज का स्पॉन्सरशिप मिलना टफ था. तो ये एक स्टेप्स होती है, हाउ ओल्ड यू ग्रो, कैसे ग्रो होते हो आप. तो चैलेंजेस रहेंगे, हमारा सपोर्ट भी रहेगा. कोशिश करना एक अंपायरिंग जो अंपायरिंग वाली चीज़ होती है प्रोफेशनल रखो, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे लेवल पे अगर इसको लेके जाना है तो अंपायरिंग ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी टफ होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. व्यूवर्स के लिए तो मैं हमेशा कहूँगा कि डिसीजन को रिस्पेक्ट करो, ग्राउंड पे रिस्पेक्ट रखो, एक दूसरे के यानी सामने रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि हम जो करते हैं हमारे जो यूथ है उसको फॉलो करते हैं कि चिल्लाना होता है, एक दूसरे को स्लेजिंग करना होता है. स्लेजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, बट दैट शुड बी हेल्दी स्लेजिंग. बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए. क्योंकि हम आफ्टर ऑल हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, तो जो भी होगा हम लोग एक दूसरे के साथ मज़ा मस्ती करें. मैं खुद कोशिश करता हूँ, मैं तो नॉन स्टॉप रहता हूँ ग्राउंड पे, तो मज़ा मस्ती करता हूँ. किसी को बुरा लगता है, किसी को नहीं लगता है, काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं, पर बुरा लगता है उनसे वही कहूँगा कि कुछ पर्सनल नहीं होता है. कोशिश करता हूँ कि एक वो मोमेंट हेल्दी होना ज़रूरी है. अभी जैसे चेयरमैन भी और सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन या फिर यहाँ पे ये सब संभालने की वजह से मुझे अच्छा लगता है कि अपने तरफ से कुछ गलत ना हो. तो रिस्पेक्ट व्यूवर से कहूँगा तो ऑर्गेनाइज़र को सबसे पहला रिस्पेक्ट करो. उन लोग जो कर रहे हैं कोई बायस नहीं होता है. एंड देन जो चलता है डिसीजन से ह्यूमन एरर्स होते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड उसको आगे लेके जाना चाहिए. थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए. तो व्यूअर्स, आपने चेयरमैन साहब से तो सुना कि आपको जिस तरीके से क्रिकेट खेलना है आप खेलिए, बट एक
दायरे में रह के खेलिए, पीसफुली खेलिए, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सिर्फ एक मैच के लिए आप नहीं है वहाँ पर, या 10 ओवर के लिए नहीं है। आप बाहर आके तो आप दोस्ती हैं, तो सिर्फ वो एक आधे घंटे को अपनी लाइफ पे इफेक्ट मत करने दीजिए। रही बात सोसाइटी कमेटी की, दे आर गोइंग वेरी स्ट्रांग, उनके विजन्स इतने स्ट्रांग है कि आप सोचेंगे कि 4 साल में कैसे होगा, बट दे हैव बिलीव कि 4 साल में हम एग्जीक्यूट करके आपको सर्व करेंगे। तो स्टे ट्यून, हम आपको 20 फरवरी को मिलेंगे ऑन दी ओपनिंग सेरेमनी। थैंक यू सो मच।